मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रिक्स एम्बुलेंस शहर के एक बड़े हार्ट हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। मेरे बगल में भारद्वाज जी, गौतम और सूरज बैठे थे। मुझे देखकर सूरज ने मेरा हाथ थपथपाया और कहा, ईश्वर अंकल, आप चिंता ना करें। मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बात कर ली है। मेरा ही एक दोस्त है हार्ट सर्जरी पर, सब ठीक हो जाएगा। गौतम और भारद्वाज जी ने एक साथ कहा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी धीरे से सर हिलाकर हाँ का संकेत दे दिया। मुझे विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और डीजे बजरों की यात्रा पर चल पड़ा। यादों ने मेरे मन को घेर लिया। कुछ बार पहले कार का हॉर्न बजा। किसी ने ड्राइविंग सीट से मुंह खोलकर आवाज दी, अरे मोटरसाइकिल, दरवाज़ा खोलो। मैंने ऐतिहासिक दरवाजे से आराम किया। एक कार इन स्ट्रेट डायरेक्ट इन वेनुअल रुकी। मैं धीरे धीरे अपनी ओर चला गया। कार में से एक लड़का और एक लड़की निकली और पीछे की सीट से एक बूढ़ी माँ। युवा कुछ बोलते हैं। इससे पहले ही मैंने कहा था, अमृत वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है। ऑफिस उस तरफ है। मैंने तीनों को गहराई से देखा। ये एक आम नज़ारा था इस वृद्धाश्रम का। कोई अपना ही दस्तावेज यहाँ रखने आता था। सारे चिप्स थे, पर लड़के के चेहरे पर उदासी भरी शैलियाँ थी। लड़के के चेहरे पर टूटी हुई से भरी शैलियाँ थी और बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक खालीपन था। मैं इस चेहरे को पहचानता था। ये दुनिया की सबसे भयानक शैलियाँ होती है। खालीपन का पता सब कुछ होते हुए भी खोखला होता है और अंततः यही खाली इंसान को मार देता है। धीरे धीरे मेरे संग कार्यालय की ओर देखी। मैं बूढ़ी अम्मा को देख रहा था। वो करीब करीब मेरी ही उम्र की थी। बहुत थकी हुई सी लग रही थी। उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अचानक बने रहो वो लड़खड़ाई तो मैंने उसे झट से सहारा दिया और उसे अपनी लाठी दे दी। लड़के ने जल्दी से मेरी ओर देखा। मैंने बूढ़ी अम्मा को सूर्योदय के समय देखा। ठीक है अम्मा, धीरे धीरे देखे, कोई बात नहीं, बस आपका नया घर थोड़ी ही दूर है। मेरे इस शब्द ने भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लड़की के चेहरे का गुस्सा और तेज हुआ। लड़के के चेहरे पर कुछ और उदासी। फोटो और बूढ़ी माँ की आंखों से फूली हुई सांसें। वो सब मुझ पर गुर्रा कर बोले, तुम सब ज्यादा बोलते हो क्या? चौकीदार हो, चौकीदार ही रहो। मैंने ऐसे दुनियादार लोग बहुत देखे थे और वैसे भी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इन ज़मीनी बातों से ऊपर आ चुका था। मैंने कहा, बीबी जी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। अब तुम्हारा घर तो यही है। वो अतरंग सी चिल्लाई, हमें मत समझाओ कि क्या है और क्या नहीं। युवक ने उसे शांत रहने को कहा। बूढ़ी अमीर बुढ़िया के चेहरे पर फूली अब रूढ़ीवादी रूढ़ी बन गए थे। ये दुकान से निकले और शाहरुख और शांत दोस्त बाहर आए। उन्होंने पूछा, ईश्वर, किस बात का सबसे बुरा हिस्सा है? मैंने कहा, जी कोई बात नहीं, बस ये आया है। बूढ़ी औरत को लेकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैडम जी, यहाँ कोई छोटा नहीं और न ही कोई बड़ा है। ये एक ऐसा ही घर है जहाँ सभी एक साथ रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती अगर ऐसा ही घर समाज में हर किसी के हिस्से में भी रहता। ईसाई कालसा कर चुप हो गई। युवाओं ने सभी को अंदर चलने को कहा। जाते जाते बूढ़ी स्वामी ने मुझे पलट कर देखा। मैंने उसे आंखों में अपनत्व की भरी धूप दी। ऑफिस में मैंने बूढ़ी माता के लिए कुर्सी खाली कर कर जगह पर रख दी थी। मैं उन सभी को और इस फैनी दुनिया में पाए जाने वाले रिश्तों को देखकर खुद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। देर रात युवाओं ने धीरे से बोला, भारद्वाज जी,
आपकी कल बात हुई थी। मैं अमित हूँ और ये मेरी माँ है। इनके बारे में आपकी बात हो चुकी है। इतनी बात के बाद वो चुप हो गई। वो मित्र सा था, उसका गला रूंधा हुआ था। मैंने अपने सुदूर जीवन में ये सब देखा था। मैंने यूनिवर्सिटी की ओर देखा। अभी वो भी अंत में ही थी। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को देख रही थी, इस आशा में कि अब जो होने वाला है वो नहीं होना चाहिए था और फिर वो वापस चल देगा। परंतु मुझे पता है ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने डायलॉग सेल्फ से रजिस्टर और रसीद बुक खाली कर भारद्वाज जी के सामने रख दी। भारद्वाज जी ने अमित को वृद्धाश्रम के खर्चे के बारे में बताया। अमित ने अपने पर्स से करोड़ों रुपए निकाल कर दिए और डॉक्यूमेंट्री पर दस्तखत भी कर दिए। बूढ़ी अमीर बुढ़िया की आंखें फूली जा रही थी। वो अब भी अपने बेटे को देखने जा रही थी। भारद्वाज जी ने धीरे से कहा, अब सब ठीक है जी, ये यूनिट ही स्टेरॉइड टावर हो गई है। बूढ़ी अमीर बुढ़िया ने अपने फूल की दुकान पर शिलालेख लगाया और कहा, बहू, अमित का प्रश्न रखो। युवा साथ ही रह रहे हैं। फिर उसकी आंखों में से आंसू टपके। बूढ़ी ने कहा, जाने दे बेटा, सब ठीक है। यहाँ ये सब मेरी आवश्यक वस्तु हैं। तू अपना ख्याल रखना, समय पर खाना भी खा लेना। बूढ़ी औरत के पीछे से उसका बेटा गिर कर बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ क्या करती, वो तो है ही ममता की मूरत। उसने उसे उठाया और कहा, अमित, कोई बात नहीं, चलो अब तुम अपना घर बार संभालो। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। तू जा। हाँ, अब कभी मुझसे मिलने भी मत आना। वो लड़का आवाक सा चुप खड़ा रहा। ये खामोशी उस विदाई की थी। ये शख्सियत रिश्ते के हत्यारे की थी। ये शख्सियत इंसान की इंसानियत की आखिरी रात भी थी। 3 में से 2 आवाज़ें एक साथ आई। उस लड़की ने आवाज़ दी जो बाहर चिल्ला रही थी, अब चलो भी, मुझ पर भरोसा मत करो। और दूसरी शांति की थी, जिसने बूढ़ी अमीर को सहारा के क्षेत्र में धीरे धीरे दौड़ लेने को कहा था। किशोर बालक हार कर रिश्तेदारी को अपने चेहरे पर बाहर की ओर चला गया। बाहर जाते हुए उसने कुछ रुपये छोड़े और कहा, भैया, माँ का तुम बहुत ख्याल रखना। आप सोचो, आपकी माँ बीमार रूप में अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और यहाँ पैसे नहीं, प्यार का सौदा होता है। लड़का आंसू छलकाता रहा और मशीन को पकड़कर उल्टा मुड़कर देखने लगा। वो लड़की कार की ओर चल दी और बूढ़ी अमीर दोस्त के साथ अंदर की ओर चल दी। भारद्वाज जी ने मुझसे मिलते हुए अलमारी की ओर चाबी मांगी और फिर से अपनी जगह पर पहुंचाया। मेरे लिए ये कहानी लगभग हर महीने की थी, जब कोई न कोई किसी न किसी अपने को यहाँ छोड़ देता था। हाँ, आज की गाथा कुछ अलग सी थी। बॉय लाइट के पोशोपोश में था, पर कायर था। खैर, मन ही मन गिनती की। अब यहाँ 6 लोग हो गए थे। ये वो किताब थी जिनमें से किसी का कोई नहीं था। इसलिए वो कहाँ थे, यहाँ थे, और किसी का हर कोई कहाँ है पता नहीं। कोई गरीब था, कोई अमीर नहीं था, पर एक बात सब में समान थी, वो ये कि हर कोई इस जगह पर अकेला बनकर ही आया और यहाँ एक धार्मिक से मानसिक और धार्मिक रूप से जुड़ते हुए। यहाँ जानिए कुछ और बातें। घर से अलग भी यहाँ घर जैसा प्रेम और दर्शन है। दोस्तों, ये कहानी है एक वृद्धाश्रम की। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें।